प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कई वैश्विक नेताओं के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य में शराब कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की दबिश। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकानों समेत 2 दर्जन से अधिक जगहों पर छापेमारी जारी। कृषि मंत्री बादल ने कहा, अल्पवृष्टि को देखते हुए 15 सितंबर तक राज्य सरकार तैयार करेगी विस्तृत रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में अब नई शर्तों के साथ बीमा कंपनियां करेंगी काम। झारखंड को मिली विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन की मेजबानी। राजधानी रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होंगे सभी मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा श्री मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ये शिखर सम्मेलन भविष्य के सहयोग वाले क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास की समीक्षा करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में सदस्य देश के रूप में भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर कई अन्य वैश्विक नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री आज कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री का जोहान्सबर्ग पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। शिखर सम्मेलन है। ये शिखर सम्मेलन भविष्य के सहयोग वाले क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास की समीक्षा करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में सदस्य देश के रूप में भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर कई अन्य वैश्विक नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री आज कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया। बिजनेस फोरम में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के अलावा निवेश और व्यापार सहित सदस्य देशों के बीच कृषि क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। आर्य समाज दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्ष अर्थी नानक चंद शानंद और भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। जोहान्सबर्ग में निर्माणाधीन स्वामीनारायण मंदिर की 3D छवि दिखाई गई। मंदिर 2025 तक बनकर पूरा होगा। ये अफ्रीका में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा।
इधर झारखंड में आज शराब कारोबारियों को ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकानों पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि रांची, देवघर, धनबाद, दुमका और गोड्डा में शराब कारोबारियों के 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी की टीम कागजात खंगाल रही है। हमारे देवघर संवाददाता ने बताया कि देवघर में जमीन कारोबारी और शराब कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कांग्रेस नेता और 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष मुनव संजय समेत कई अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। मिशन चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रमा के करीब 25 किलोमीटर की दूरी से उतरते समय लैंडर की गति में कमी लाना इस अभियान का सबसे कठिन चरण होगा। इसे सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समझते हुए विक्रम लैंडर को रोवर प्रज्ञान के साथ चंद्रमा पर सबसे कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चंद्रयान का चंद्रमा की सतह पर उतरना ऐतिहासिक होगा। अगस्त की शाम भारत चांद पर सफलता की नई इबारत लिखते हुए अंतरिक्ष विज्ञान जगत में अपना दबदबा कायम करने जा रहा है। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ये सफलता हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसको लेकर उत्साह और जोश आसमान पर है। लैंडिंग की प्रक्रिया बेहद नाजुक और जटिल है। इसके लिए सबसे अहम होंगे अंतिम 15 मिनट। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने से पैराशूट की मदद से लैंडर उतरेगा। इसके लिए लैंडर में रॉकेट लगाए गए हैं। लैंडर की चाल को नियंत्रित करके धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर पृथ्वी पर सिग्नल भेजेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 से प्राप्त चांद की ताजा तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया कि मिशन समय पर है और सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। इसरो मुख्यालय में भी चंद्रयान 3 को लेकर बेहद उत्साह है। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जयपुर में चल रहे G20 व्यापार और निवेश सम्मेलन में G20 सदस्यों के व्यापार और निवेश मंत्री, विश्व व्यापार संगठन सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समूह और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि गुलाबी नगर आज पहुंचेंगे। पीएम मोदी का वीडियो संदेश दिखाया जाएगा। भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज शाम 3 बजे मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता रणनीति बना रहे हैं। वहीं कई दलों के वरिष्ठ नेताओं का चुनावी दौरा भी शुरू हो गया है। इस उपचुनाव के लिए आगामी 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इसी बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव के रवि कुमार ने कल उपचुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों के वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी, शैडो एरिया के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त से जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर कम वोटिंग वाले मतदान बूथों को चिन्हित कर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधि आयोजित करने को कहा। इधर डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल गिरिडीह के धावाटांड में आयोजित चुनावी सभा में राज्य की महागठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इस दौरान श्री मरांडी ने एनडीए से आजसू पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में लोगों से समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त महागठबंधन सरकार से राज्य का भला नहीं होने वाला। झारखंड प्रदेश की जनता आप लोगों की ओर लोग देख रहे हैं, डुमरी की ओर लोग देख रहे हैं कि डुमरी क्षेत्र के मतदाता क्या निर्णय करते हैं। और इसीलिए आप लोगों की ओर लोग देख रहे हैं, जो कि 3.5 वर्षों से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सब चल रही है।
और ये 3.5 साल से ये सरकार ने इस राज्य में काम तो किया नहीं, लेकिन पूरे कमाने में ये लोग लगे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के दूसरे दिन आज देवघर दौरे पर रहेंगे। संकल्प यात्रा के तहत यहां के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की और बताया कि श्री मरांडी आज मधुपुर और सारठ में कार्यक्रम में भाग लेंगे, जबकि कल जस्सीडीह हाई स्कूल मैदान परिसर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अब नई शर्तों के साथ बीमा कंपनियां काम करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के किसानों के हित से जुड़े मामलों को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है और किसानों के हित में बीमा कंपनियों के साथ शर्त में कई बिंदुओं को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हुई बात के अनुसार बीमा कंपनियां किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं कर सकेंगी। श्री बादल ने कहा कि इस बार जो बारिश की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। इसे देखते हुए 15 सितंबर तक राज्य के कृषि की बुआई और उपज को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। इधर बोकारो सिविल कोर्ट में आगामी 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष कुमारी रंजना अस्थाना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निष्पादन करने में सहयोग करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे मामलों को निष्पादन के लिए व्यवहार न्यायालय अवश्य पहुंचे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत रिटायर्ड जस्टिस यूसुफ इकबाल की जमीन हड़पने की कोशिश करने के मामले में फरार आरोपी शहनवाज अली उर्फ कंजा गद्दी ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में लेकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया है। रांची नगर निगम के नए आयुक्त अमित कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान आयुक्त शशि रंजन ने उन्हें प्रभार सौंपा और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहान, उप प्रशासक रजनीश कुमार, मुख्य अभियंता रामाशंकर राम, सहायक प्रशासक ज्योति कुमार सिंह, सहायक प्रशासक शीतल कुमारी एवं अन्य पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। पलामू जिले के पांकी थाना प्रभारी रंजीत कुमार को जिले की एसपी ने निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी के खिलाफ नावा बाजार थाना के वारंटी को पकड़कर छोड़ देने का आरोप है। रांची जिले के सुखदेव नगर थाना पुलिस ने अपहृत नाबालिग को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र स्थित एक घर से बरामद कर लिया है। नाबालिग लड़की को उसके ही पड़ोसी ने एक दलाल के पास बेच दिया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रामगढ़ जिले में अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध उत्पाद विभाग ने गोबरदाहा में बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग ने विभिन्न ब्रांडों के 885 बोतल अवैध शराब जब्त किया। साथ ही 50 कार्टून विभिन्न ब्रांड एवं साइज के खाली बोतल भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। धनबाद जिले से सटे पश्चिम बंगाल बॉर्डर इलाके के जीटी रोड पर लगातार अपराधियों द्वारा ट्रक ड्राइवरों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। ये अपराधी निरसा थाना क्षेत्र में रात के अंधेरे में जीटी रोड पर फर्जी आईबी अधिकारी बनकर पश्चिम बंगाल नंबर की गाड़ियों से पहुंचते थे और हथियार के दम पर ट्रक चालकों से लूटपाट की घटना को अंजाम देकर बड़ी ही आसानी से रफू चक्कर हो जाते थे।
रामगढ़ जिले में बैंक के फर्जी रिकवरी एजेंट बनकर लुटेरे घूम रहे हैं। वे दिन दहाड़े 4 पहिया वाहनों के चालकों को रोकते हैं और उनके साथ गाली गलौज करते हुए लूटपाट करते हैं। ऐसी कई शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं। इस बार यह घटना रामगढ़ शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर चेतन वीरेंद्र चतुर्वेदी की पत्नी शेफाली चतुर्वेदी के साथ हुई। इस मामले में डॉक्टर चेतन ने रामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। खूंटी जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में उलिहातू के विकास को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को उचित कार्य योजना के आधार पर उलिहातू के समग्र विकास का निर्देश दिया। मेदिनीनगर शहर थाना पुलिस ने जेलहाता इलाके में करीब 8 ग्राम हेरोइन और 10,000 रुपए नकदी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान अप्पू उरांव के रूप में की गई है। वो जेलहाता हरि निवास के पीछे झोंपड़ी में रहता था। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वाधान में कर्रा स्थित कस्तूरबा गांधी स्कूल में 74वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता काशीनाथ महतो ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि जिस दिन प्रकृति का विनाश होगा उसी दिन हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। राज्य में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल राज्य के सभी जिलों में गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों धनबाद, गिरिडीह, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना भी जताई है। दर्जे की बारिश आपको देखने को मिलेगी और साथ साथ में आपको कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। अगर 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख को भी जो संथाल है और उससे सटा हुआ जो झारखंड का उत्तरी भाग है वहां पे आपको कुछ स्थानों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और 24 तारीख को जो मानसून ट्रफ है थोड़ा सा और नीचे आएगा, जिसकी वजह से पूरा जो पूर्वी भाग है संथाल, कोल्हान, रांची समेत इलाकों में आपको कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो अभी जो आने वाले जो 3-4 दिन है उसमें मानसून ट्रफ की स्थिति देखने को आपको, उसकी वजह से जो बारिश की स्थिति आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और 25 तारीख में किसान और उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने बढ़ती प्याज की कीमत को नियंत्रण में रखने और किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए बफर स्टॉक में 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदने का फैसला किया है। प्याज के उत्पादक किसानों को उचित दाम और उपभोक्ताओं को महंगी प्याज से राहत। जी हां, ये 2 बड़े फैसले केंद्र सरकार ने किए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित दाम का भरोसा देते हुए उसकी प्याज की उपज को 2,410 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का फैसला किया है। ये खरीद बफर स्टॉक में पहले से खरीदी गई 3 लाख टन के अतिरिक्त है। इसके अलावा दूसरे बड़े फैसले में आम लोगों को महंगाई से राहत देते हुए प्याज 25 रुपए प्रति किलो की दर से एनसीसीएफ और नेफेड उपलब्ध करवा रहा है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला करती है। 17 अगस्त को 2 अहम फैसले किए गए। एक कि जो निर्यात है उसके ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बर्लिन और पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के पदक विजेता भारतीय तीरंदाजी टीम को सम्मानित किया। बर्लिन में टीम 3 स्वर्ण और 1 कांस्य एवं पेरिस में विश्व कप चरण 4 से 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक लेकर वापस लौटी है। देश में पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा। टूर्नामेंट की मेजबानी झारखंड को सौंपी गई है। प्रतियोगिता के सभी मैच राजधानी रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड की टीम भी हिस्सा लेंगी। झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कल चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों का अनावरण भी किया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने रांची को इस प्रतियोगिता की मेजबानी देने के लिए आभार जताया। वहीं महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा कि इस बड़े खेल की मेजबानी करना झारखंड के लिए गर्व की बात होगी। इधर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कल हजारीबाग में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 8 बॉल क्लब एंड कैफे का उद्घाटन किया। मौके पर श्री भोक्ता ने शून्य बॉल को हिट कर विधिवत रूप से खेल की शुरुआत की। धीरे धीरे चूंकि डिजिटल इंडिया है, पहले गांव में कबड्डी और गुल्ली चलता था, लेकिन अब सभी शहरों में जो फैशन का युग है तो तरह तरह का खेल सामग्री है। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतर तरीके से हजारीबाग के लिए बहुत एसेट के रूप में है।
भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला का अंतिम मैच डबलिन में भारतीय समय के अनुसार आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। सीरीज में जीत के बिंदास अंदाज को भारतीय टीम तीसरे मुकाबले में भी उतारने की पूरी कोशिश के साथ आज मैदान पर उतरेगी। भारत सीरीज में 2-0 से आगे है और टीम के लिए यहां मिली जीत की टॉनिक जाहिर तौर पर एशिया कप से पहले आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम इंडिया मजबूत हुई है। हालांकि अभी भी बुमराह को अपने पर काफी काम करने की जरूरत दिखती है। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में ये सीरीज इनके लिए भी फायदेमंद साबित हुई है। लेकिन फिर भी टीम को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी T20 में सावधान रहने की जरूरत रहेगी। वहीं आयरलैंड की बात करें तो पहले मैच में बारिश ने खलल डाला, जिससे वे डकवर्थ लुइस पद्धति के चलते केवल 2 रन से हार गए। दूसरे मैच में टीम इंडिया के कप्तान बुमराह की कुछ क्लिनिकल डेथ गेंदबाजी के कारण वे काफी पीछे रह गए। एंडी बर्बर्नी दूसरे गेम में फॉर्म में दिखे, जो इस टीम के लिए अच्छा संकेत है। भारत ने आयरलैंड पर अपना दबदबा बरकरार रखा है। अब तक इन दोनों टीमों ने 7 T20 मैच खेले हैं, जिसमें सभी में भारत ने जीत हासिल की है। मैन इन ब्लू ये सुनिश्चित करने के लिए बेहद उत्सुक रहेंगे कि उनका अजय क्रम जारी रहे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के बीच खेला गया फीडे विश्व कप के फाइनल का पहला मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने 35 सालों के बाद ड्रॉ पर सहमति जताई। फाइनल का दूसरा मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जर्मनी में चल रहे 4 देशों के टूर्नामेंट में मंगलवार को स्पेन की टीम को 2-1 से हरा दिया। भारत की ओर से अनु और साक्षी राणा ने 1-1 गोल किए, जबकि स्पेन की ओर से लीमा टेरेसा ने एकमात्र गोल किया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में मंगलवार को अपना मुकाबला जीतकर प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्रणॉय ने इंडोनेशिया के चिको ओरा वी वॉर्डोयो को 21-9, 21-14 से मात दी। ये मुकाबला जीतने में प्रणॉय को सिर्फ 44 मिनट का समय लगा। भारतीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने भी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लक्ष्य ने दूसरे दौर के मुकाबले में कोरिया के जियोन ह्योक जिन को सीधे गेम में 21-11, 21-12 से हराया। महिला एकल में भारत की पीवी सिंधु का सफर दूसरे दौर में समाप्त हो गया। सिंधु को दूसरे दौर के मैच में जापान की नोजोमी ओकुहारा ने हराने में सफलता पाई। जापान के खिलाड़ी ने मुकाबले को सीधे गेम में 21-4, 21-14 से जीता। योग सूत्र में देखते हैं स्वस्थ रहने के लिए योग मंत्र। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आंखें मन का दर्पण हैं और आंखों के बिना जीवन अधूरा है। परमात्मा ने हमें आंखें दी, परमात्मा ने हमें एक नई सुबह दी और उसे देखने का सुअवसर दिया। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम उस दिन को यूटिलाइज करें, उसके लिए ग्रेटफुल हों और नियमित रूप से योग साधना करें। अपनी आंखों को स्वस्थ रखना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया, विशेष रूप से जब हम 90% टाइम अपनी आंखों को स्क्रीन पर टिका करके रखते हैं। चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन है, चाहे मोबाइल की स्क्रीन है, आईपैड की स्क्रीन है, डेस्कटॉप की स्क्रीन है। जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि उसके बिना काम नहीं चलता। तो आचार्य जी क्या करें? तो आपको करनी है त्राटक की बहुत सुगम सी क्रियाएं, जो आज के एपिसोड में मैं आपको बता रही हूँ। त्राटक की ये सुगम क्रियाएं करने के लिए आप अपने आसन में बैठेंगे। बहुत धूल धक्कड़ है तो न करें, और लाइट अगर सामने से पड़ रही है तो भी न करें। कोशिश करें कि रोशनी पीछे से पड़े। अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के चमकते हुए भाग को आपको देखना है इस प्रकार से। आंखों को अपलक दृष्टि यानी अपलक दृष्टि से अपने हाथ के नाखून को देखना है और राइट हैंड को राइट साइड ले जाना। धीरे धीरे जहां तक ये क्लियरली विजिबल है वहां तक लेकर के जाएंगे, रुकेंगे यथा सामर्थ्य और फिर वापस ले आएंगे, आंख को बंद कर लेंगे। अब इस ही प्रक्रिया को हम बाईं तरफ से दोहराएंगे। बाएं हाथ को बाईं ओर ले जाना और फिर वापस ले आना। ऐसा 4 बार दोनों तरफ से करेंगे। ये था स्टेप 1। अब हम करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में
अपने हाथ को नासिका के नज़दीक, आंखों के नज़दीक लाना, जितना नज़दीक ला सकते हैं। कोई चीज़ बहुत दूर होती है तो भी नहीं दिखती, बहुत पास होती है तो भी नहीं दिखती। फिर इसे दूर ले जाना, आंख को बंद कर लेना, हाथों की स्थिति बदल लेना, फिर बाएं हाथ से इसी को दोहराना, आंखों को बंद कर लेंगे। मूवमेंट बहुत स्लो होनी चाहिए, 4 बार हम इसको भी दोहराएंगे। अगले स्टेप में अपनी आई बॉल्स को टिप ऑफ द नोज पर लेकर के आए ऐसे, और अपनी आई बॉल से एक बड़ा चक्र बनाएं, जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं। क्लॉकवाइज, आंखें बंद, फिर से टिप ऑफ द नोज एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। चक्राकार स्थिति में वापस आंखों को बंद कर लेंगे। इसको भी आप 4 बार दोनों तरफ दोहराएं। अगला स्टेप बहुत ज़रूरी है, और ये जो अगला स्टेप है ये आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते करते भी बीच में 20-20 मिनट में ब्रेक लेकर के कर सकते हैं। अपनी आंखों को आई लेवल पर टिकाएं और इस तरह से निरंतर ब्लिंक करते रहें। कीप ब्लिंकिंग योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स। कम से कम 30 सेकेंड तक अपनी आंखों को ब्लिंक करें। फिर अपने हाथों की इस तरह से कटोरी बना लेंगे और इस कटोरी को आंखों पर टिका देंगे। आंखें खुली रहेंगी। अंधकार को महसूस करें, गर्माहट को महसूस करें, फिर आंखों को बंद करना, हथेलियों को हटा देना, और इस वक्त जो भी रंग नजर आ रहा है उस पर कलर मेडिटेशन करना। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे, धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। ये थी त्राटक की कुछ बहुत सुगम सी क्रियाएं। इसके अलावा दिन में कम से कम 5 बार बहुत हल्के पानी से अपनी आंखों को धोएं ज़रूर। अपना स्क्रीन टाइम सिर्फ जितना काम का है उतना उपयोग करें। बहुत अधिक स्क्रोलिंग जो हम करते हैं वो हमको नहीं करनी चाहिए। अपनी आंखों को स्वस्थ रखें। हरी हरी घास को जब समय लगे देखें और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। अगरबत्ती की बढ़ती मांग और कम लागत में ज्यादा मुनाफा को ध्यान में रखकर रांची के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं इसके निर्माण की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आसान और सरल व्यापार होने की वजह से महिलाएं सफलता भी हासिल कर रही हैं। रांची जिले के मांडर प्रखंड के उचरी गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लगभग 90 महिलाएं अगरबत्ती निर्माण का व्यवसाय कर रही हैं। इस काम से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि उन्हें सालों भर काम करने का मौका मिला है। गांव घर में ही काम मिलने से उन्हें घर परिवार का ख्याल रखने में भी आसानी हो रही है। हम लोग गांव में ही अपना योजना चालू कर दिए हैं रोजगार, ताकि सारा जो भी बेरोजगार है वो अपना आके यहाँ काम करे और साथ में वो लोग को भी मजदूरी मिलेगा। यहाँ करना शुरू कर दिए तो अभी अच्छा कमाई धमाई पैसा का इनकम होने का पूरा उम्मीद है और कर रहे हैं, और उसी से हम लोग का सब कुछ बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई, कोई आने जाने पर सब कुछ वही से हम लोग का हो रहा है। अगरबत्ती निर्माण से जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवन में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। खुद की कमाई शुरू होने से घर में खर्च करना अब इनके लिए आसान हो गया है। महिलाओं का कहना है कि घर का कामकाज निपटाकर वो अब एक साथ अगरबत्ती बनाने में जुट जाती हैं। तब से हम लोग यही अपना गांव में ही अपना मशीन लेके अपना खुद का काम कर रहे हैं। को खर्च करने में बहुत सुविधा है और हम लोग का मतलब कोई सोचने का नहीं पड़ता है। महिलाओं को एक समूह में जोड़ने, काम के लिए प्रेरित करने और उसके बाद अगरबत्ती निर्माण का बाकायदा प्रशिक्षण देने में चेतना नामक संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्था के सचिव जयप्रकाश शाही ने बताया कि नाबार्ड की सहायता से इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षण में जो इसके स्पेशलिस्ट हैं अगरबत्ती के, वैसे ट्रेनर्स को यहाँ पे हायर किए हम लोग और 15 दिन का यहाँ ट्रेनिंग 90 महिलाओं को दिया गया। उचरी गांव की महिलाओं ने अगरबत्ती निर्माण का कार्य शुरू करके आत्मनिर्भरता की एक मिसाल कायम की है। इन महिलाओं की सफलता देखकर अब दूसरी गांव की महिलाएं भी इनसे जुड़ने और आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कई वैश्विक नेताओं के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य में शराब कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की दबिश। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकानों समेत 2 दर्जन से अधिक जगहों पर छापेमारी जारी।
कृषि मंत्री बादल ने कहा, अल्पवृष्टि को देखते हुए 15 सितंबर तक राज्य सरकार तैयार करेगी विस्तृत रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में अब नई शर्तों के साथ बीमा कंपनियां करेंगी काम। झारखंड को मिली विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन की मेजबानी। राजधानी रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होंगे सभी मैच।